बंगालमा परिवर्तन हुँदैछ। 200 भन्दा बढी सिट पश्चिम बंगालमा भारतीय जनता पार्टीको अवश्य आउनेछ, अवश्य आउनेछ। नमस्कार। देश में पिछले 24 घंटे में 1,70,000 से भी ज्यादा कोरोना के मामले दर्ज हुए हैं, एक्टिव कोरोना केसेस। और आज की अगर फिगर लिया जाए तो पूरे विश्व में हर 6 में से 1 केस इंडिया से है कोरोना पॉजिटिव। और हम जो है, भारत ने ब्राजील को दूसरे स्थान के लिए पछाड़ दिया है। इतने ज्यादा कोरोना के मामले अब दर्ज हो चुके हैं भारत में, करीब 13.53 मिलियन, यानी कि करीब 1,35,00,000, उससे भी ज्यादा। और आज जब हम ये बात कर रहे हैं, वहीं पर हरिद्वार में, उत्तराखंड के हरिद्वार में शाही स्नान चल रहा है। लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, कुंभ चल रहा है। और ये दूसरा शाही स्नान है आज जो हुआ। आज मेरे साथ इसी बात पर और ज्यादा इसको गहराई से जरा चिंतन करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं 2 खास मेहमान। दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं और रामदत्त त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं, जो कि वर्षों तक बीबीसी में जुड़े रहे राजनीतिक विश्लेषक हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और उनके साथ ही जुड़ रहे हैं रशीद किदवई, जो कि राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। कई साल उन्होंने टेलीग्राफ में और दूसरे अखबारों में काम किया है, कई किताबें भी लिखी। इनसे मैं चर्चा आगे जारी रखूंगा, लेकिन पहले देख लेते हैं जिस आस्था की डुबकी की मैं जो आपसे बात कर रहा था, उसके जरा एक मुजाहिरा ले लेते हैं वहां पर। तो आपको ये 1-2 छोटे छोटे वीडियोस दिखा देता हूं पहले आपको। पश्चिम बंगालमा परिवर्तन हुँदैछ। 200 भन्दा बढी सिट पश्चिम बंगालमा भारतीय जनता पार्टीको अवश्य आउनेछ, अवश्य आउनेछ। मैं आप लोगों से बातें शुरू करूं उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज, और वो ये कि रशियन वैक्सीन स्पुतनिक 5 को इंडिया में इमरजेंसी यूज की हरी झंडी मिल गई है। यानी कि अब तीसरी वैक्सीन जो है वो जल्दी बाजार में आ जाएगी और हॉस्पिटल्स में पहुंच जाएगी, उम्मीद है। हालांकि जो अभी वैक्सीन जो हैं वो वैक्सीन और कोविशील्ड की ही काफी भारी किल्लत चल रही है, और प्राइवेट वैक्सीन सेंटर्स से, कोविड सेंटर से वो गायब हो चुकी है। और ये हाल केवल उत्तर प्रदेश का नहीं, कई राज्यों का है। लेकिन हम बात करेंगे आज आस्था की डुबकी थी या कोरोना की डुबकी थी। रामदत्त जी, पहले आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा। मैं समझ सकता हूं कि ये देश जो है बहुत ही रिलीजियस देश है, आस्था में विश्वास है और सब कुछ है, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल की जिस तरह से हरिद्वार में आज धज्जियां उड़ाई गई, और जाहिर है आपने भी वो वीडियोस देखे होंगे, हम सब ने देखे हैं। पहली टिप्पणी आपसे मैं चाहूंगा उस पर। देखिए, जो इसके पहले वहां मुख्यमंत्री थे और मतलब उसी सरकार के पार्टी के, तो पहले वहां बाकायदे जो कोविड प्रोटोकॉल का जो है वो गाइडलाइंस जारी हुई थी कि किस तरह से जो यात्री आएंगे वो उनको पालन करना होगा। उनका सारा मतलब पूरा एक निश्चित वो था जी। लेकिन जो नए मुख्यमंत्री जैसे ही आए और वो हरिद्वार गए, और वहाँ के जो संत कहिए या जो मैनेजर्स हैं, जो हिंदू धर्म स्थानों के मैनेजर्स हैं, अखाड़ों के मैनेजर हैं, बेसिकली जो महंत होते हैं वो कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं होते, मैनेजर्स हैं। तो उनके दबाव पे, क्योंकि एक बिजनेस भी होता है, कोई भी मेला हो, कोई भी, चाहे वो हिंदुओं का हो चाहे मुसलमानों का है, वो एक बड़ा
हमारा एक धार्मिक, जो धर्म की इकोनॉमी भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, तो उन लोगों के दबाव पे बहरहाल उन्होंने कर दिया। अब ये जो आज डुबकी लगाई है, उसमें कितना पुण्य मिलेगा, कितना उनके पाप दूर होंगे, या कितना वो कोरोना लेके जाएंगे, मुझे लगता है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर हमको कहीं ऐसा ना हो कि रूरल एरियाज से, जो अभी प्रीडोमिनेटेड अर्बन एरियाज से हमें सारी खबरें परेशानी की मिल रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई हाहाकार शुरू हो जाए। क्योंकि हमें ये बताया गया था कि साहब वहां पर जितने लोग भी आएंगे, शाही स्नान के लिए आए, साधु आए या आम जनता भी आएगी, उनके कोरोना टेस्ट होंगे। लेकिन अभी कुछ देर पहले ही वहां के आईजी साहब जो वहां पे तैनात है मेरा एरिया में, उनका एक बयान आया, कहा कि साहब अगर हमने इनको कोरोना जो प्रोटोकॉल है वो एनफोर्स करवाया तो समझ लीजिए कि भगदड़ हो जाएगी, बहुत मौत हो जाएगी, और ये हमारे लिए बेकाबू हो जाएगा। हम नहीं कर सकते, हम कोरोना प्रोटोकॉल की यहाँ पर हम पूरी तरह से इसको नहीं मनवा सकते हैं। सवाल ये उठता है कि ये क्या पहले से तय नहीं था कि कुंभ के लिए कितने लाखों की भीड़ जमा होगी और उसके लिए क्या इंतजाम किए जाने चाहिए? ये लगता है कि बद इंतजामी का भी एक नतीजा है जो आज हम देख रहे हैं। देखिए, एक बात तो आप ये समझिए कि ये जो टेस्टिंग वाली बात है, ये भी पाखंड है। टेस्टिंग के इतने न तो किट्स हैं, ना इक्विपमेंट है, ना स्टाफ है, तो ये टेस्टिंग करेंगे नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि प्रशासन को चाहिए था कि कॉन्फिडेंस में लेके जो धार्मिक जैसे शंकराचार्य वगैरह, उनको कॉन्फिडेंस में लेके और इस पे बात होनी चाहिए थी कि भाई ठीक है, आप कुंभ, तो गंगा जी बहुत जगह है, 2500 किलोमीटर है, चाहते तो उसको वो धार्मिक संतों से अपील करवा करके और उसको एक जगह सारा केंद्रित करने के बजाय या एक पर्टिकुलर तिथि में वो रिचुअल हो सकता था। उसके लिए जो महामंडलेश्वर और जो शंकराचार्य जो गुरु हैं प्रमुख, 250, 400, 500 वो कर सकते थे। धार्मिक परंपरा का पालन करते हुए भी आम जनता से अपील की जा सकती थी कि भाई आप जहां हैं वहां गंगा जी में लोकल या और नदियां हैं, सब पवित्र हैं, नक्षत्र यही है। मुझे लगता है, क्योंकि मुझे याद है कि इलाहाबाद कुंभ में ये समस्या आती थी कि जब सभी लोग कहते थे कि हम संगम में ही जाके स्नान करेंगे, तो वहां प्रशासन ने, मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि जो 2001 का मेरे ख्याल से कुंभ था, सदाकांत जी कमिश्नर थे, उन्होंने धार्मिक गुरुओं से मिलकर, आध्यात्मिक गुरुओं से मिलकर और ये कहा कि साहब पूरा जो प्रयागराज क्षेत्र है वो सभी कुंभ है, कहीं भी स्नान कर लीजिए, पुण्य मिलेगा। मुझे लगता है थोड़ा दूरदृष्टि होनी चाहिए थी और नए संदर्भ में रीति रिवाजों की व्याख्या की जा सकती है। देखिए, कम से कम हिंदू धर्म में कोई रिजिडिटी, कोई ये दावा नहीं कर सकता कि यही अंतिम है। बहुत सारे ढंग से व्याख्या हो सकती है और कोई उसका विरोध नहीं हो सकता। तो इसका मुझे लगता है कि जो लाभ उठाना चाहिए था, और ये ड्यूटी थी सरकार की और धर्माचार्यों की, दोनों को मिलके, मैं इसमें धर्माचार्यों को भी कहता हूँ कि उनको भी पहल करनी चाहिए थी, तो वो नहीं की गई, दोनों तरफ से नहीं की गई। रशीद, मैं यहाँ आपको यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा, वो इसलिए भी क्योंकि एक तरफ देखिए हमारे देश में कोरोना के सबसे ज्यादा संख्या, दूसरी वेव कह लें, चौथी वेव कह लें, अरविंद केजरीवाल तो उसको चौथी वेव कर रहे हैं, दिल्ली में ये चौथी वेव है, तो हम दूसरी वेव भी नेशनली मान लें ऑफिशियली। आज 1,70,000 केसेस, और जो एक्सपर्ट्स की अगर माने तो कह रहे हैं कि 2.5 लाख से 3 लाख तक जा सकता है आने वाले दिनों में एक्टिव केसेस पर डे के हिसाब से। और दूसरी तरफ 4 राज्यों में चुनाव अभी खत्म हुए हैं, 5वें में अभी चल रहा है और 4 फेज के अभी चुनाव बाकी हैं। हमारे यहाँ कुंभ भी हो रहा है, जिसमें लाखों श्रद्धालु पहुंचे, लाखों, एक फिगर आई है 10 लाख के करीब लोग पहुंचे हुए हैं। दूसरी तरफ यूपी में आपके पंचायत के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 15 तारीख को पहले पंचायत के फेज के वोट डाले जाएंगे। रशीद जी, हम क्या इस तरह से लड़ रहे हैं कोरोना से? ये महामारी से लड़ रहे हैं या आम बुखार से लड़ाई हो रही है? ये जी, मुझे लगता है इस तमाम मामले में राजनीति हावी है। दरअसल ये तमाम समस्याएं हैं और तमाम दुनिया के विभिन्न देश और समाज जो है इससे जूझ रहे हैं। कोरोना की समस्या केवल भारत में नहीं है, लेकिन उसका एक तरीका होता है। देखिए, कंसेंसस बिल्डिंग का काम होता है, जैसे रामजीत जी भी इशारा कर रहे थे कि भाई प्रशासन के साथ में धर्मगुरुओं से मिल करके ये किया जाए, लेकिन बात यहाँ तमाम वोटों की है, चुनाव भी चल रहे हैं, उधर भी निगाह है, और एक तरीके का एक धर्म विशेष को एक थोड़ा सा एक महत्व भी दिया जा रहा है, दूसरे धर्म को एक राजनीतिक रूप से नीचा दिखाने का प्रयास होता है, दूसरे धर्म वालों को ऐसा लग रहा है कि एक धर्म विशेष को अहमियत दी जा रही है, दूसरों को नहीं दी जा रही है। तो तमाम तरह का जो है तरीके का
मतलब जगह जगह वो अखाड़े टाइप बने हुए हैं, और उसमें हमें देख करके बड़ी तकलीफ भी होती है, उलझन भी होती है और चिंता भी होती है कि जो मामले जो आसानी से सुलझाए जा सकते हैं, तमाम धर्म में इस तरह की प्रोविजन होती है। देखिए प्रभात जी, देखिए इसमें बड़ा समस्या होती है, जो कुंभ में हो रहा है उस पे हमने सब टिप्पणी कर रहे हैं तमाम तरह। अभी कल परसों से रमजान शुरू होने वाले हैं। रमजान में आप जानते होंगे कि मुसलमानों का एक वो होता है कि वो कुरान पढ़ा जाता है, जिसको तरावी कहा जाता है, और वो जो है उसमें भी लोगों का जमावड़ा होता है। अब एक कंपटीशन होता है कि साहब देखिए कुंभ में तो आप रोक नहीं रहे, जैसे धर्म के लोग कह रहे हैं कि चुनाव में आप रोक नहीं रहे और हमें रोक रहे हैं, और उसी तरीके से जब एक धर्म का होता है तो दूसरे धर्म वाले कहते हैं भाई उनको आप हम पे क्यों रोक लगा रहे हो। तो एक तरीके का अजीब बेढंगापन और पुअर चीज हो जाती है, जिसमें पब्लिक हेल्थ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो एक उसके ऊपर जो है सबसे ज्यादा मतलब गाज गिरती है, और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी समस्या है। देखिए आपने अभी कुछ दिनों पहले तक ऐसा होता था, कभी कभार सुनने में आता था, आज आप किसी से बात करें तो आपको बहुत सारे ऐसे 10-15 केस या बहुत दुखद समाचार भी सुनने को मिलेंगे। आपने अभी एक बात कही रशीद जी, वो ये कहा कि किसी एक धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश भी हो रही है, और ये हमने पिछले साल भी देखा कि इस तरह से जब कोरोना नया नया शुरू ही हुआ था और यहाँ पर तबलीगी मरकज में निजामुद्दीन दिल्ली में जो लोग इकट्ठा हुए थे, और इंटरनेशनल एक तरह का सेमिनार था वो, और जिसके लिए सरकार ने बाकायदा जो है वीजा जारी किए थे, और वहां पर पूरे देश ने ऐसा एक प्रचार किया गया पूरे देश में कि साहब ये यहीं से ही, यही है हब कोरोना का और यहीं से फैला है। और आज हम जबकि दूसरी लहर में पहुंच चुके हैं, आज हम देख रहे हैं कि जो एक खास धर्म, अब मैं कहूं कि हिंदू धर्म के ही लोग जो हैं वो इस तरह से कोरोना की प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए एक कुंभ के स्नान में पहुंचते हैं। तो ये जो आप इशारा कर रहे थे, क्या इस ओर इशारा कर रहे थे, और ऐसा है क्या ये राजनीति का एक हिस्सा बना लिया गया, एक नया नॉर्मल अब आ गया है ये? अब प्रभात जी देखिए, ये समस्या की जड़ यही है, जो जहां पर शासक वर्ग जो है, अगर वो जनता को, जो विभिन्न धर्म को, ये मैं सिर्फ भारत के कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की दुहाई नहीं दे रहा हूँ, ये एक प्रैक्टिकल बात भी है कि अगर एक निगाह से नहीं देखेगा तो उसमें इस तरह की समस्या होंगी। अगर हम ये मान के चलें कि एक वर्ग जो है वो हमारे साथ है, एक वर्ग हमारे साथ नहीं है, या दूसरा या चाहे विपक्ष हो, विपक्ष भी अगर इस निगाहों से देखे कि ये हमारे साथ है और दूसरे हमारे साथ नहीं है, तो हम उनको एक अनड्यू कंसेशन देते हैं और उसी तरीके से इल्जाम देते हैं, जो कि इल्जाम कहीं नहीं होता। भूल चूक समाज में सबसे होती है, और वो भूल चूक ही का मामला था, जो तबलीग का मामला था, उसको एक दूसरा रंग दिया गया और उस पर बहुत ज्यादा बगले बजाई गई कि एक बड़ा एक पॉलिटिकल पॉइंट हो गया। अब जब दूसरी जगह आ रही है तो एक तकलीफ और परेशानी है, और मुझे लगता है अभी भी इसको अगर हम इस चश्मे से देखेंगे तो इसका कोई मतलब समाधान नहीं निकलेगा, क्योंकि कोरोना कोई धर्म नहीं देखता, कोरोना कोई वर्ग नहीं देखता, कोई क्षेत्र नहीं देखता, ये सबको मार रहा है। जी, और अगर तक... नेताओं की माने इस देश में और पॉलिटिकल पार्टियों की माने तो कोरोना तो खैर वोटिंग में नहीं देख रहा है, राजनीति में नहीं देख रहा है, क्योंकि जिस तरह से प्रचार हो रहा है और तमाम राज्यों में हमने देखा, इससे पहले हमने पिछले साल बिहार में भी चुनाव देखे, और ये 4 राज्यों के चुनाव हमने देखे, केरल में देखा, पुदुचेरी में, और तमिलनाडु में, और असम में, और अब अभी पश्चिम बंगाल में जारी है। त्रिपाठी जी, मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी हम एक थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, हम कुंभ को और कोरोना को ऊपर ही रख देते हैं, लेकिन जो जिस तरह से एक राजनीति भी चल रही है, कोरोना के बावजूद राजनीति चल रही है, जमीन पे लोगों को जुटाया जा रहा है, होड़ लगी हुई है कि ज्यादा से ज्यादा लोग देखिए हमारी रैलियों में पहुंच रहे हैं, और वो शख्स कर रहे हैं, वो तंत्र कर रहा है जिस तंत्र की जिम्मेदारी है लोगों को कोरोना से बचाने की, लोगों को सेहतमंद रखने की। देखिए, अगर केवल राजनीति ही करते तो भी कोई बात नहीं थी, हम लोग मान लेते कि भाई सत्ता में बने रहने के लिए ये कर रहे हैं। उसके साथ जो पाखंड कर रहे हैं ना, कि दिन भर जाके रैली करते हैं, भीड़ जुटाते हैं, और रात में लखनऊ आके या दिल्ली आके रात 9-10 बजे एक फर्जी मीटिंग करते हैं 4 अफसरों के साथ, और फोटो खिंचा के प्रेस नोट जारी करते हैं कि साहब हमने इतने 2500 ICU बढ़ा दिए और ये युद्ध स्तर पर जांच होगी और एम्बुलेंस मिलेगी। कुछ हो नहीं रहा, सब फर्जी है। मैं आपको व्यक्तिगत अनुभव से कह सकता हूँ, हमारे परिवार में ग्रेटर नोएडा में 4 लोग निकले पॉजिटिव, और जब हमने गवर्नमेंट को कहा कि भाई 3 दिन हो गया किसी ने संपर्क नहीं किया, तब CMO ऑफिस से उन्होंने ये कहा कि साहब ये आपकी जो जांच हुई थी वो थायरो केयर से
तो हमारे रिकॉर्ड में वो नहीं आती। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जितनी प्राइवेट जांचें तमाम लैब से हो रही है, एक तो वो उनके रिकॉर्ड में ही नहीं है, एक बात। दूसरी चीज, लखनऊ में आपने खबरें पढ़ी होगी कि वहां डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने प्राइवेट लैब वालों को फोन करके कहा कि आप कोई जांच नहीं करेंगे, और जी सरकार जो के जांच के पास सिस्टम नहीं है। हमने कहा कि भाई हमारे जांच करवा लीजिए कुछ और लोग, तो हमारे पास आपको वहां आना पड़ेगा सेंटर में। तो यानी जो कंफर्म कोरोना का पेशेंट है या सस्पेक्टेड, वो जाए बाजार में घूमे या आपके अस्पताल जाए, कुछ और 10-20 लोगों को वो इन्फेक्टेड करे, ये आप चाहते हैं। तो सरकार का बड़ा ये जो पाखंड है ना, और झूठ, धोखाधड़ी, आंखों में धूल झोंकना, ये ज्यादा है। राजनीति तो ठीक है, लोकतंत्र में अब उसको हम वो नहीं कर सकते। और उसमें भी हाँ देखिए, राजनीति में प्रशासन भी किस तरह से शामिल है ना, कि आप देखिए पश्चिम बंगाल में ये 9 चरण में चुनाव कराने की जरूरत थी क्या? जी मतलब आप जब जब बाकी राज्यों में निपट गया था, तो क्या आप इतने देश में इतनी पैरामिलिट्री फोर्स और सब खाली है, क्या जरूरी था कि आप प्रधानमंत्री जी की सुविधा के लिए आप उसको इतना बढ़ा दें? तो इसमें जो पाखंड है, और उसमें सब शामिल है, हमारी ब्यूरोक्रेसी भी जी शामिल है, वो जो राजनीति वाले भी एक शामिल। एक पाखंड की इमेज मुझे बड़ी साफ दिख रही है। दिन में एक प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के दूर दराज इलाके में एक मंच में रैली को संबोधित कर रहे हैं, इसमें हजारों लोग बैठे हुए हैं, तो हजारों लोग आए और किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है। वही प्रधानमंत्री शाम को आते हैं और तमाम मुख्यमंत्रियों से वो जो है वीडियो चैट करते हुए कहते हैं कि भाई देखिए, हमें इस तरह से अपने देशवासियों को बचाना है कोरोना से। ये क्या इसी पाखंड की ओर इशारा कर रहे हैं रामदत्त जी आप? जी जी, यही पाखंड है। वही मैं कह रहा हूँ कि भाई पाखंड, झूठ, फरेब, जनता के आंखों में जो धूल झोंकना। भाई ठीक है, आप राजनीति कीजिए, चुनाव हो रहे हैं, ठीक है, चुनाव मत टालिए, लेकिन अब क्या, मान लीजिए बंगाल के विधानसभा चुनाव, हालांकि वहां भी गुंजाइश है, केवल केंद्र में गुंजाइश नहीं है, राज्य में तो विधानसभा चुनाव टाले भी जा सकते थे ऐसी जब इमरजेंसी हो। लेकिन मान लीजिए बंगाल में पहले से डिक्लेयर हो गया। उत्तर प्रदेश में आप सोचिए कि ये पंचायत चुनाव करा रहे हैं, तमाम महिलाओं की, टीचर्स की ड्यूटी लगी है। अब वो जाएंगे और वहां जहां से वो पेटियां लेके जाते हैं या वो मशीन वहां से वो सब ट्रक में बैठ के इतने लोग आप जाएंगे। सोचिए कि होमगार्ड भी, पुलिस वाला भी, लेडी टीचर्स भी, जी और फिर वो चुनाव कराएंगे। तो ये क्या, जो जिन जिलों में बहुत ज्यादा है, 10-5 जिलों में, क्या ये देखिए, ये मान लीजिए कि बाई एंड लार्ज ये बड़े शहरों की में अभी ज्यादा केंद्रित है। नोएडा हुआ, गाजियाबाद हुआ, लखनऊ हुआ, बनारस हुआ, इलाहाबाद वगैरह, कानपुर। तो ये क्या कर नहीं सकते हैं क्या? लेकिन वो भी नहीं करेंगे, क्योंकि सब बीजेपी ने एकदम हर बाकायदे जिला पंचायत मेंबर तक का चुनाव ऑफिशियली जारी किया है। वो अपनी मशीनरी को गियर अप कर रहे हैं अगला जो यूपी का विधानसभा चुनाव है उसके लिए। तो रशीद ये, लेकिन जी उससे भी बड़ा सवाल ये है, आपको पूछना चाहिए कि भाई ये ब्यूरोक्रेसी भी तो संविधान की शपथ लेती है, जी ये क्यों शामिल बाजा हो जाते हैं? जी। अब ये, बल्कि रामदत्त जी आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। आप यही सवाल मैं रशीद से क्यों ना पूछूं कि ब्यूरोक्रेसी, हालांकि ब्यूरोक्रेसी ऑलवेज प्लेज अ सेकंड फिडल। भाई जब एक आदमी ही यहाँ पर सारे मंत्रालयों के फैसले ले रहा है अब है, तो ब्यूरोक्रेसी का क्या रोल हो सकता है? रशीद ये आप भी बता सकते हैं, लेकिन चुनाव क्या? आयोग तो जी स्वतंत्र है कहने के लिए। जी जी देखिए, ब्यूरोक्रेसी का बहुत प्रभावी बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। जैसे अभी हम बंगाल के चुनाव की बात कर रहे हैं, तो वहां पर इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ये कर सकता है, बाध्य कर सकता है कि कोई भी रैली में, जब वही बात आती है, जब धार्मिक स्थल में आप कह रहे हैं कि 100 से ज्यादा लोग न जमा हो, तो चुनाव की रैली में भी होना चाहिए, सीरीज होनी चाहिए कि 100 लोग ना हो, 500 लोग से ज्यादा ना हो, और उसमें तमाम तरह का प्रोटोकॉल हो। एक सर्वदल बैठक बुलाई जा सकती थी, अभी भी बुलाई जा सकती है हंगामी हालात में, और उसको लोगों को बाध्य किया जा सकता है। लेकिन ये तमाम चीजें देखिए, हमारे यहाँ जो सिस्टम है, वो सिस्टम में कभी किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि ये जो ऐसे इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, और सरकार और इनमें एक तरीके की घोषित या घोषित एक साठगांठ हो जाएगी और तमाम एक दूसरी तरह का माहौल बनेगा। इसकी तो संविधान के निर्माताओं ने कल्पना नहीं की थी। तो ये सबसे एक बड़ा फेलियर उसी का है। एक मैं आपको यहाँ जहाँ पर रोक के ये पूछना चाहता हूँ, मान लीजिए कि इस समय देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है टीएन शेषन होते, तो आज क्या हम कुछ इस तरह के चुनाव देख रहे होते कोरोना काल में, या मुझे किस? लगता है टीएन अगर देश के चुनाव आयुक्त होते तो आज ये हालात ही ऐसे नहीं बनते। क्योंकि आप अगर पूरा
एक ध्यान से एनालाइज करें तो आप देखेंगे ये ऐसी सिचुएशन नहीं मिलती। एक तरफा का तरीके का चुनाव होता है। देखिए कोई भी, प्रभात जी आपने, रामदत्त त्रिपाठी जी ने, हम सब ने बहुत चुनाव कवर किए, क्या कभी आपने देखा था, अटल बिहारी वाजपेयी भी उसमें शामिल है, कि इतनी सघन उन्होंने कैंपेनिंग करी? अब प्रश्न ये उठता है कि कोई संविधान में तो दिया नहीं कि प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जो है वो राज्य के चुनाव में प्रचार नहीं कर सकता। लेकिन ये तमाम चीजें, मैं बार बार कहता हूं, जो हमने जो मॉडल लिया है वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, वो वहां प्रोप्राइटी, मर्यादा की बड़ी अहमियत है। अब मर्यादा को जब आपने दरकिनार कर दिया तो कुछ नहीं बचता, कानून कचहरी से आपको कुछ हाथ नहीं लगेगा। और मतलब यही अभी बहुत बड़ा देश का चुनौती और दुर्भाग्य है जी, ऐसा लग रहा है कि चुनाव ही लोकतंत्र को आगे बढ़ाने का और लोकतंत्र को बनाए रखने का एकमात्र साधन। आज बिल्कुल चुनाव की अहमियत इतनी लग रही है कि अगर लोग जो हैं हाशिए पर हैं, लोग अगर बीमारी से जूझ रहे हैं, वहां पे मशीनें नहीं हैं, पीपीई किट नहीं मिल रहे हैं और कोरोना टेस्टिंग किट्स नहीं मिल रही हैं, कोरोना के टेस्ट जो है आरटीपीसीआर नहीं हो रहे हैं, ये सब बाद की बातें हैं। चुनाव जीतना या चुनाव लड़ना ज्यादा जरूरी है, ऐसा मैसेज पूरी तरह से जा रहा है, और वो भी ऐसे संक्रमण काल में। अब सवाल ये उठता है कि अभी रामदत्त जी ने, आपने बात की लखनऊ की, और लखनऊ के हालात बहुत ही नाजुक हो गए हैं, और जिस तरह के मेरे पास भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं और तमाम दोस्तों के जो फोन्स आ रहे हैं, वो बस एसओएस मदद की गुहार है। और कल तो हमने जो सुना, जो वायरल हो चुका है अब वो वीडियो, कि डीएम खुद बोल रहे हैं कि लोग सड़कों पर मर रहे हैं। रामदत्त जी, क्या लखनऊ, वो तो केंद्र, लखनऊ के जो नहीं, वो सबसे, तो देखिए उसमें किसी सबूत की जरूरत नहीं है। प्रशासन ने खुद जो वहाँ गुलाला घाट और भैंसा कुंड में जो प्लेटफॉर्म है जहाँ शव जलाए जाते हैं वो 90 किया है, बढ़ाया है। तो वो तो खुद ही इस बात का मतलब प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आपने वहाँ खबरें ये भी देखी होंगी वीडियो में कि भाई जो इलेक्ट्रिक जो क्रेमेटोरियम है उसमें 2-2 दिन की वेटिंग है। जी, तो वो तो ये तो खुद ही प्रमाण है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन कर क्या रहा है ना, कि भाई आप कहते हैं एम्बुलेंस देंगे, एम्बुलेंस आप दे नहीं पा रहे हैं। आप वो छोड़ दीजिए, यहाँ बड़े बड़े नोएडा में भी जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं कोविड के, प्राइवेट हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी, और जिनके बारे में अखबारों में बहुत बड़ा छप रहा है, तो वहाँ कोविड मरीजों का व्यक्तिगत अनुभव है कि उनको न तो दवाई मिलती है दिन दिन भर, न खाने को मिल रहा है। तो ये तो अटर मिसमैनेजमेंट है ना। और ऐसा नहीं है, ये कोऑर्डिनेट हो सकता है। आप सरकारी दफ्तर नहीं खोल रहे हैं, बंद किया हुआ है, तो आप उन लोगों से इस तरह की जो सप्लाई करना है, भोजन दिलवाना है, बहुत सारे काम है। ये एम्बुलेंस नहीं है तो एम्बुलेंस तो भाई प्राइवेट इतनी गाड़ियां आप चुनाव में रिक्वेजिशन करते हैं, आप क्यों नहीं जितनी इनोवा गाड़ियां हैं प्राइवेट टैक्सी वालों को, उनको रिक्वेजिशन करिए। एम्बुलेंस क्या होती है भाई, आदमी को जल्दी पहुंचाना है, कोई जरूरी क्या कि वो पहले से बनी एम्बुलेंस। लेकिन तो लखनऊ में मायने बैठ, नहीं अप्लाई कर रहे हैं ना। मजेदार बात यह है कि रामदत्त जी की लखनऊ में बैठ के जिनका ये काम है इसको ऑर्गेनाइज करना, ठीक से मैनेज करना, वो असम घूम रहे हैं, बंगाल घूम रहे हैं, और उनके दिमाग में जो एजेंडा है वो लव जिहाद है। रशीद, असम में जाके वो कह रहे हैं कि साहब एंटी, बंगाल में जाके कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ की एंटी रोमियो स्क्वाड बनाएंगे अगर बीजेपी की सरकार आई। मुख्यमंत्री जो उनके प्रदेश में ही हालात कोरोना के बद से बदतर होते जा रहे हैं दिन पर दिन, और वो प्रचार में लगे हुए हैं, और वहां पे जाके उनके दिमाग में एजेंडा कुछ और है। जी देखिए, तो उनको मुख्यमंत्री जिन लोगों ने बनाया उनको सोचना चाहिए कि उनकी जो से धारणा है वो आज के तो ऐसे नहीं है। देखिए उनके बयान हमने देखे हैं, जब वो लोकसभा के सांसद थे, वो 5 बार सांसद रहे, वो इस तरह के गैर जिम्मेदार बयान देने में उन्होंने तरीके की महारत हासिल कर रखी थी, डिप्लोमा डिग्री थी उनकी। देखिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि इतनी तरह जब हमारे पास वैक्सीन मौजूद है दुनिया में, वो तमाम वैक्सीन क्यों नहीं मंगाई गई? सरकार ने पीएम केयर का फंड बनाया। भाई आपको कोई जानकारी है या हम तीनों लोगों को कि क्या सरकार ने, भारत सरकार ने किसी भी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट किया? लोगों को घर घर जाकर के वैक्सीनेशन का प्रोग्राम किया? आज भी वो नहीं हो रहा है। तो तमाम चीजें जो है, जिस तरह के हमने जो सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम को ही हम भुगतेंगे ना। उसमें कोई हम चाहे कि कोई एकदम से कोई मिरेकल हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए, वैसा तो नहीं होगा। प्रॉब्लम ये है कि देखिए
कुछ भी चीजें, चाहे वो दवाओं का मामला हो, चाहे वो प्रोटोकॉल का मामला हो, तमाम चीजें जो है बस हमने पहले दिन से ही ये मतलब थाली बजा के कर ले, घंटी बजा दें, दीपक जला दें, इस तरह के लोगों के अंधविश्वास को जोड़ा। और कोई कहे तो कहे देखिए ये तो जो है ना ये धर्म और आस्था की वो कर रहे हैं, मतलब उसको कम आंक रहे हैं और ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। और मैं फिर वही कहूंगा कि कोई एक धर्म की बात नहीं, सभी को ऐसा लगता है कि कोरोना को जो है हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। जो उसके लिए जो टेम्परमेंट चाहिए था एडमिनिस्ट्रेशन को या सरकार को या जनता को, वो टेम्परमेंट हमने बिल्ड करने की कोशिश ही नहीं करी। रामदत्त जी, यहाँ मैं पूछना चाहता हूँ कि जी, मैं एक आपको जोड़ना चाहता हूँ, जो बात वैक्सीनेशन की भी हुई, जैसे अब वैक्सीनेशन में जाहिर है कि जहां बड़े शहर हैं, जहां ज्यादा बीमारी है, वहां पहले आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए थी, लेकिन उसमें भी जैसे नसबंदी की तरह कोटा बना दिया। तो ग्रामीण क्षेत्र में, अब कौशाम्बी जिला है मेरा इलाहाबाद में, वहां इन्होंने चूंकि वहां नहीं थी उतनी कोविड की बीमारी नहीं है, तो चूंकि लोग बड़े अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में कम आ रहे थे, तो गांव में इन्होंने कैंप लगा दिए। आप देखिए, गांव में 250 लोगों का आप कैंप लगा रहे हैं, 3 डॉक्टर्स की ड्यूटी थी कि उस कैंप में जाएंगे, एक भी डॉक्टर नहीं गया। और जो बेसिक हेल्थ वर्कर है, एएनएम ने सब 250 लोगों को ठोक दिया इंजेक्शन कोविड का, कोविशील्ड, बिना ये असेसमेंट किए कि भाई जिस व्यक्ति को हम दे रहे हैं वो उसको टॉलरेट करेगा नहीं करेगा, सबके लायक है कि नहीं। क्योंकि उसमें भी लंदन में हमारे मित्र हैं शिवकांत, वो बता रहे थे कि वहां भाई स्क्रीनिंग होती है बाकायदे कि भाई इसको किसको देना है, नहीं देना है, उसको क्या एलर्जी वगैरह। और रिएक्शन के बाद भी कोई रिस्पांस नहीं आया, और सीएचसी का या डॉक्टरों का। तो मतलब एक जो ये हम लोगों का जो प्रशासन का या काम करने का जो वर्क कल्चर है ना, देखिए इसमें हमारा समाज, कर्मचारी, सरकार, ये मुझे लगता है कि हर पहलू पे हमें सोचने की जरूरत है। और ये 1 साल का जो वक्त हमने बर्बाद किया है, हमने जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने के लिए हमने क्या किया, हमने देखिए ये एक और बीमारी का जो लार्जर इशू ये है कि इस बीमारी की जड़ में बेसिकली नेचर के साथ हमारा छेड़खान है, डिफॉरेस्टेशन। तो जब हम बड़े पैमाने पे डिफॉरेस्टेशन करते हैं, अभी भी मध्य प्रदेश में ये बात चल रही है कि 2.5 लाख पेड़ काटे जाएंगे, किसी हीरा के उसमें कहीं निकला। तो जब इतने बड़े पर आप डिफॉरेस्टेशन करेंगे, तो वहां जो करोड़ों अरबों जीव जंतु हैं वो कहाँ जाएंगे, आबादी में ही जाएंगे ना जी। और फिर आप इतना पोल्यूशन जो आप फैला रहे हैं जिससे इम्यूनिटी घटती है, तो आपने इसके लिए क्या किया? साल भर का समय किसी चीज में नहीं इस्तेमाल हुआ, ना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, ना पर्यावरण को सुधारने के लिए। सिर्फ गाल बजाने से तो नहीं होगा, चाहे कर्मचारी हो चाहे समाज। देखिए हर तरफ पाखंड चल रहा है ना, हरिद्वार में एक पाखंड आपने देखा, बंगाल में एक पाखंड देखा आपने, राजधानी में एक पाखंड चल रहा है, लखनऊ में एक पाखंड चल रहा है, और भीड़ है। देखिए इसी होली में हम क्यों नहीं ये अपील कर सकते थे कि भाई हम होली इस तरह से ना मनाएं? होली भी एक बड़ा कारण रहा होगा। होली में ही हमने देखा कितने बड़ा हुजूम वहां पर होली में शहर में था, ये भी हमने देखा। लेकिन सवाल ये उठता है रशीद, मैं यहाँ पर आपसे भी करना चाहता हूँ कि आस्था अपनी जगह है, उसकी एक अहमियत है जिंदगी में, भारत के एक पॉलिटिकल लाइफ में, सोशियो कल्चरल लाइफ में भी उसकी एक बहुत अहमियत है। लेकिन एक लोकतंत्र में क्या लोगों की सेहत, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करके क्या आस्था को इतनी तरजीह दी जा सकती है या दी जानी चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि धर्म में ही इसका कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए बार बार ये कहा जाता है, मैं मतलब मुस्लिम समुदाय के बारे में कह सकता हूँ कि तमाम चीजों को, चाहे नमाज पढ़ने की बात हो या दूसरे वो जो होते हैं, सब जगह सऊदी अरब ने बिल्कुल देखिए वो हज वगैरह बंद किया हुआ है पूरा, उन्होंने तो देश ही अपना सील किया हुआ है। तो सब जगह एक प्रोविजन है कि कोई जरूरत नहीं है कि आदमी मस्जिद में जाके नमाज पढ़े। लेकिन मैं आपको बताऊं बड़ी दिलचस्प बात ये, और वैक्सीनेशन का भी होता है कि जब धर्म गुरु कोई बात कहते हैं तो उसका भी कंप्लायंस लेवल जो है वो 40% होता है, ऐसा मतलब जो रिसर्च से साबित हुआ है। ऐसे माहौल में मुझे लगता है कि सरकार का और भी ज्यादा दायित्व बनता था। आप ये बताइए कि चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, उन्होंने कितनी उत्तर प्रदेश में सर्वधर्म मीटिंग बुलाई कि भाई कोरोना का मुकाबला करें। खानापुरी के लिए 1-2 मीटिंग बुलाई और उसमें भी अपने पसंद के जो धर्म गुरु थे उनको बुला लिया कि जो मतलब जिसे हम कहते हैं यसमैन। तो आप जब तक जिनकी जो मतलब रूट्स इन सोसाइटी है उनको शामिल नहीं करेंगे, कंसेंसस बिल्डिंग काम नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा देश है, विश्व के केवल 5 ऐसे देश हैं जो उत्तर प्रदेश से बड़े हैं और पूरे देश में। तो आप विपक्ष से बात नहीं करते, जो शासक वर्ग है, ऑल पार्टी मीट का आपने नाम सुना है?
आप देखिए, हम अटल बिहारी वाजपेयी के समिति में बार-बार मैं यूनाइटेड फ्रंट और कांग्रेस के काल की बात नहीं करता। तो जी वाजपेयी जी बार-बार बुलाते थे, लोगों से संवाद होता था। आपने कभी सुना है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी से प्रधानमंत्री बात कर रहे हो या गृह मंत्री बात कर रहे हो? तो जब वो चीज, वो शिष्टाचार ही खत्म हो गया, तो लोकतंत्र कैसे चलेगा? जिस बुनियाद पे लोकतंत्र मतलब खड़ा हुआ है, उस बुनियाद को अगर हम नहीं मानेंगे और अपनी मर्जी करेंगे, तो फिर उसके परिणाम यही होंगे। एक मुझे लगता है कि प्रभात जी और रशीद जी से मैं चाहूंगा, खास करके रशीद जी से ओपिनियन, कि मीडिया के रोल पे भी मुझे लगता है होना चाहिए, कि क्योंकि हम सेंसेशन या पैनिक तो ज्यादा फैला रहे हैं और सरकार की नीतियां, ये जो काम करने का तरीका है, उस पर क्वेश्चन नहीं उठा रहे। जी देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि अब मीडिया की रामदत्त जी, देखिए हम मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करते हैं भाई, देखिए बहुत सारा आप लेयर्स हैं, ऑनलाइन है, टेलीविजन है, प्रभात जी जैसा बढ़िया काम कर रहे हैं और हमारे बहुत से ऐसे मित्र कर रहे हैं। मुझे लगता है मीडिया को इकट्ठा दोष देना जो है वो मेरी अपनी निजी राय में बहुत उचित नहीं है। मीडिया अपना काम कर रही है, जो सरकार और जो समाज के जो बड़े बड़े लोग हैं वो जिस तरह से डुगडुगी बजा रहे हैं, उसमें मीडिया भी चाहे अनचाहे रूप में हो सकता है उसका भागीदार बन गई हो। नहीं रामदत्त जी, मैं आपकी बात से थोड़ा सहमत हूँ भी, और इस पर जो है अलग से मैं एक मीडिया को लेकर, मीडिया के रोल को लेकर अलग से शो भी करूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप भी उसमें जुड़ें। और बल्कि मेरा इसी चैनल पे एक शो भी है, मीडिया से रिलेटेड न्यूज का नॉनसेंस, वो शो का नाम है। तो वो मैं जरूर आपके साथ भी एक बार आपको जोड़ूंगा अगली बार जब भी वो नया शो करूंगा। और आप दोनों को यहीं पे मैं चाहूंगा कि फिलहाल इस डिबेट को विराम देते हैं। और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में जुड़ने के लिए। रामदत्त जी आपका भी और रशीद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। और यही उम्मीद करते हैं कि लेट गुड सेंस प्रिवेल्स इन द गवर्नमेंट एज वेल एज अदर पीपल ऑल्सो, ब्यूरोक्रेट्स खास तौर पर, वो भी शायद कुछ सुचारू रूप से तंत्र को अपने हाथों में लें और चलाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी।